चूँकि छत पर अंधेरा हो रहा था, धूर्त सासू माँ शारदा बस यही सोच रही थी कि अपनी बांझ बहू को कैसे मारा जाए। और तभी उसके पति प्रसाद छत पर आते हैं। क्या शारदा, बांझ बहू को मारने की कोई तरकीब आई क्या? तरकीब तो नहीं, पर सर दर्द जरूर हो गया। नीचे जाने के बाद सर दर्द का दवाई दूंगा, ले लेना। पर कैसे भी बांझ बहू को मारने की तरकीब तुम सोचो। वो तरकीब मैं सोच लूंगी, पर एक गर्मा गर्म कड़क चाय बना के पिलाइए तो। करना ही पड़ेगा। इतना कहकर प्रसाद छत से चले जाते हैं। शारदा वहीं छत पे इधर से उधर वो चलने लगती है। ठीक उसी वक्त अनामिका मंदिर के परिसर में बहुत ही दुखी होकर बैठी हुई होती है। अनामिका को इस तरह दुखी देखकर कमला अनामिका के पास आती है। क्या अनामिका, आजकल जब भी तुम मंदिर में आती हो तो लगता है तुम बहुत दुखी दुखी हो। क्या बात है, इतनी दुखी किस बात से हो? क्या हुआ है, मतलब मैं अब क्या बताऊं? कोई बात नहीं, मैं समझ गई हूँ। माँ बनने की बस तुम्हें चाहते हैं ना? मेरा संतान नहीं है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। रात में हम ठीक से सो नहीं पाते। जब भी मेरी सास मुझे बांझ बांझ कह के बुलाती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मानो कि मेरे मुंह से खून निकल आ जाए सुन के। इस तरह कहते हुए अनामिका रोने लगती है। देखकर कमला को भी बहुत बुरा लगता है। कमला अनामिका के आंसू पोंछती है। तुम दुखी मत हो, तुम्हारा दिल इतना अच्छा है, तुम्हारे साथ जरूर अच्छा होगा। देखो अंधेरा हो रहा है, चलो घर चलते हैं। तुम जाओ कमला, मैं थोड़ी देर बैठूंगी फिर जाऊंगी। उसकी इस तरह बातें सुन के कमला वहां से चली जाती है। अनामिका रोने लगती है, बहुत दुखी होती है। उधर ऑफिस में रमेश अकेले कैबिन में बैठा होता है, पर वो काम पे ठीक से फोकस नहीं हो पाता। तभी रमेश के बॉस सुदर्शन घर जा रहे होते हैं। रमेश को कैबिन में देखकर उसके पास आते हैं। क्या रमेश, आपका काम तो पहले ही खत्म हो गया, उसके बावजूद आप यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं। घर जाने पे मुझे इतनी शांति भी नहीं मिलती है, इसीलिए घर नहीं जाके मैं यहीं पे बैठा हूँ सर। देखो रमेश, ऐसे वक्त में तुम्हें अनामिका के साथ होना चाहिए। तुम्हारी माँ के साथ साथ पूरे गांव वाले अनामिका को बांझ बांझ कहते हैं। एक बार सोचो वो ये सब कैसे सहती होगी। रमेश इस बात का कोई जवाब ना देकर बिल्कुल चुप रहता है। मर्दों के लिए ये सारी चीजें भूल के रहना बहुत आसान है। उनके पास दोस्त है, ऑफिस है, फ्रेंड्स है, बार्स है, रेस्टोरेंट है, पार्टी है, बहुत कुछ है। पर महिलाएं जो कि बिल्कुल हाउसवाइफ है, उनके पास कोई और चारा नहीं। आप जो कह रहे बिल्कुल सही है सर, मैं तो अनामिका को समझा भी नहीं पाता। ऐसा मत कहो रमेश, अनामिका तुमसे पति के प्यार के साथ साथ भाई बहन का प्यार और संतावना भी चाहती है। तुम्हारे माँ के प्यार में सासू माँ और अपनी माँ का स्पर्श भी मिलना चाहिए। अपने ससुर जी के स्नेह में पिता का भरोसा और साथ में सम्मान भी होना चाहिए। अग्नि साक्षी रखे उसने तुमसे शादी की है। उनकी बातों से रमेश को ज्ञान की अनुभूति होती है। पति के तौर पे भले ही असफल रहो, पर उसे समझाने में असफल मत रहो। इसी के साथ साथ अपने माता पिता को भी ये बात अच्छे से समझाओ। मैं ये सारी बातें बॉस होने के खातिर नहीं कह रहा हूँ, एक दोस्त होने के खातिर कह रहा हूँ। जाओ, घर जाओ। इस तरह समझाने के बाद सुदर्शन वहां से चले जाते हैं। रमेश चेयर पे ही बैठा रहता है। उधर प्रसाद धुआं निकलता हुआ गर्मा गर्म चाय लेके शारदा को लाकर देते हैं। लो शारदा, ये गर्मा गर्म चाय पी लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद अच्छे दिमाग से तुम सोचो बहू का क्या करना है। इस तरह कहते हुए वो उसे चाय देते हैं। शारदा चाय पीने लगती है। चाय खत्म होने से पहले ही शारदा के दिमाग में एक तरकीब आती है। ए जी, बहू वैसे भी अभी मंदिर गई है ना, हम भी चलिए मंदिर चलते हैं। उससे मिलके इधर उधर की बातें करेंगे, फिर पहाड़ के ऊपर से उसे नदी में फेंक देंगे। वाह रे वाह शारदा, ये अच्छी तरकीब है। वैसे भी हमारी बांझ बहू को तैरना नहीं आता, वो पानी में बह जाएगी और इस तरह से हमें इस बांझ बहू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, यही ना? हाँ जी, अभी भी रमेश ऑफिस से आया नहीं है, यही अच्छा समय है। चलिए हम चलते हैं। फिर देर किस बात की शारदा, चलो मंदिर चलते हैं, नहीं तो बहू आ जाएगी। इस तरह दोनों में चर्चा होती है। फिर शारदा और प्रसाद जल्दी जल्दी घर से निकल के मंदिर की तरफ जाने लगते हैं।
ठीक उसी वक्त रमेश भी ऑफिस से निकल के तेजी से बाइक चला के घर की तरफ आने लगता है। उधर अनामिका मंदिर में बैठे बैठे दुखी मन लेकर लगातार बस रोए जा रही थी। तब तक शारदा और प्रसाद अनामिका के पास पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही अनामिका अपने आंसू पोंछती है और फिर खड़ी हो जाती है। दुखी मत हो बहू, पास के एक आदिवासी लीडर है, वो जड़ी बूटी दवा देते हैं। उनका दवा खाने पे लोगों को संतान प्राप्ति होती है। चलो हम उनके पास चलते हैं। शारदा की बातें सुन के अनामिका मन ही मन सोचती है, अरे माँ जी, मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं कि सारी दिक्कत तो आपके बेटे में है। आप बस मेरे बारे में सोच रही हैं, आपको अपने बेटे के बारे में भी सोचना चाहिए। इस तरह वो सोच ही रही थी कि तब तक शारदा अनामिका का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए मंदिर से सीधा जंगल की तरफ ले जाती है। प्रसाद उन दोनों के पीछे पीछे आते हैं। रमेश भी तेज गति से गाड़ी चलाकर घर की तरफ जा रहा होता है। आज माँ और पिताजी को मुझे सच बताना ही होगा कि अनामिका में कोई परेशानी नहीं है। अनामिका बांझ नहीं है, सारी परेशानी सिर्फ मुझ में है। इस तरह सोचते हुए वो तेज गति से घर जा रहा था। शारदा और प्रसाद अनामिका को साथ ले जाके नदी किनारे खड़े हो जाते हैं। नदी के पानी में बहुत तेज प्रवाह थी। माँ जी, आदिवासी लीडर? अनामिका इस तरह पूछ ही रही थी। तब तक देर न किए हुए शारदा अनामिका को उस नदी के तेज प्रवाह में धकेल देती है। अनामिका घबरा जाती है और पानी में गिर जाती है और इसी के साथ वो पानी में बह जाती है। ये देखकर शारदा और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। जा बहू जा, फिर से कभी लौट के मत आना। इस तरह वो अनामिका को देखकर हाथ हिला के बाय बाय कहते हैं। अनामिका पानी में बहते हुए वो चली जाती है। तब तक रमेश घर लौट आता है। आके देखता है कि घर के दरवाजे पे ताला है। इससे पहले तो कभी ताला नहीं लटका, फिर आज अचानक से ये तीनों गए कहाँ? अपना सेल फोन निकाल के फोन लगाता है। शारदा का फोन बजने लगता है तो वो अपना दुखी चेहरा बनाकर कहती है, बेटा रमेश, अनामिका घर आई क्या? ये सुनकर रमेश घबरा जाता है। क्या अनामिका घर नहीं लौटी है? वो आप लोगों के साथ नहीं गई? पता नहीं बेटा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, ये सब कहकर वो चली गई है। हमने बहुत विनती की, फिर जब वो नहीं मानी तो हम बहुत घबरा गए। इसीलिए मैं और तुम्हारे पिताजी अनामिका को ढूंढने के लिए ही निकले हैं। शारदा की बातों से रमेश समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। फिर बिना कुछ कहे वो फोन काट देता है। शारदा को लगा कि बेटे ने उसकी बातों को सच मान लिया, इसीलिए वो खुशी खुशी घर लौट आई। ताला खोल के वो अंदर जाते हैं। रमेश एक चाबुक उठा के अपने माँ पिताजी को गुस्से से देखने लगता है। बताइए, अनामिका के साथ आप लोगों ने क्या किया? आप सच बताइए, नहीं तो आज मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अपने हाथों में पकड़ा हुआ वो चाबुक दिखाता है। चाबुक देखकर शारदा प्रसाद बहुत डर जाते हैं। हम जो कह रहे वो सच है बेटा। अनामिका ने कहा कि उसके बच्चे नहीं हो सकते, तुम्हारी दूसरी शादी करा दे, और ऐसा कहकर वो चली गई। सच बोलो, बिल्कुल झूठ मत बोलो। परेशानी मुझ में है, ये बात अनामिका को भी पता था। ये सारी बातें सुन के शारदा और प्रसाद मानो की आसमान से नीचे गिरते हैं। वो डरते हुए रमेश की तरफ देखने लगते हैं। जब पता चला कि समस्या मुझ में है तो मैं रो रहा था। वही थी जो मुझे बच्चे की तरह संभाली थी, समझाई थी। बताओ माँ, कहाँ है अनामिका? बताइए, आप लोगों ने उसके साथ क्या किया? जब वो अपना चाबुक दिखाता है, जोर जोर से सवाल करता है, तो शारदा और प्रसाद उसके डर से घबरा जाते हैं और फिर रोने लगते हैं। मारो बेटा, हमें मारो। हर मार से हमें सबक मिलेगी। हर सास जो अपनी बहू को बांझ कहती है, आज उसे सबक मिलेगी। इस तरह कहने पे रमेश चाबुक से उसे मारने लगता है। मारो बेटा, हमें अच्छे से मारो। हमने कोई छोटा मोटा पाप नहीं किया है। हमें लगा कि सारी समस्या बस बहू में ही है, पर कभी सोचा नहीं कि बेटे में भी खामियां हो सकती है। आज सभी माँ बाप को सही शिक्षा मिलनी चाहिए। इस तरह कहकर शारदा प्रसाद वहीं खड़े रहे। रमेश चाबुक पे चाबुक चलाता रहा और वो रोते रहे। आखिरकार वो मारते मारते खुद ही थक गया। इसी तरह दिन निकलते हैं। शारदा और प्रसाद अनामिका को ढूंढने में लग जाते हैं, पर अनामिका कहीं नहीं मिलती। रमेश की दाढ़ी बढ़ जाती है और वो बिल्कुल पागलों की तरह दिखने लगता है। वो कमरे से बाहर नहीं निकलता था, बस एक चेयर पे बैठ के अनामिका की तस्वीर को देखता रहता था। मुझे माफ कर देना अनामिका, मुझ में ही समस्या है। अगर ये बात पहले कह देते तो शायद आज तुम्हारे साथ जो हुआ वो कभी नहीं होता।
बहुत ढूंढने के बाद भी लगा कि तुम कहीं मिली नहीं। हमें लग रहा है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ अनामिका। वो नंगा बिजली का तार पकड़ने ही वाला था कि शारदा और प्रसाद आके उसे रोक लेते हैं। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। शारदा दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही देखती है कि दरवाजे के सामने अनामिका खड़ी है। शारदा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा रमेश, देखो देखो, बहू अनामिका आई है। आवाज सुनते ही रमेश और प्रसाद भागते हुए दरवाजे के पास आते हैं। अनामिका को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। शारदा प्रसाद को अपनी गलती का एहसास होता है और तब से वो अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। अमीर बेटी और गरीब बहू रानी के पहले हिस्से में। क्या कह रहे हैं पिताजी, ये सच है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एक दिन मैं दामाद दामोदर के कमरे में गया, उसके साथ व्यापार के बारे में कुछ बात करने के लिए। जब मैं उसके कमरे में गया तब मैंने सुना कि दामाद जी और बेटी के बीच में ये बात हो रही है। इस तरह से उस दिन की पूरी बात उन्होंने खुल के बताई। सुकन्या और दामोदर के बीच में क्या बात हुई वो भी खुल के बताते हैं। फ्लैशबैक में सुकन्या गहरी सोच में थी और सोचते हुए वो अपने कमरे में टहल रही थी और दामोदर बिस्तर पे बैठा हुआ था। तुम्हें पागल कुत्ते ने काट दिया है क्या सुकन्या? कैसी पागलों की जैसी बात कर रही हो? तुम्हारे दिमाग में पागलों की बात आ रही है। मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा, पर अगर इस तरह की बातें करके मुझे परेशान करेंगे ना तो कुत्ता तो नहीं पर मैं आपको जरूर काट लूंगी। अगर ऐसी बात है तो क्या मैं कुत्ते के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहा हूँ? ये सुनकर सुकन्या गुस्से में आके दामोदर से कहने लगती है, अच्छा होगा अगर कुत्ता कहा तो। हाँ सुकन्या, कुत्ता भी वफादार होता है, पर तुम वो भी नहीं हो। लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि वफादार कैसे होया जाता है। जब वो जायदाद के बारे में बातचीत कर ही रहे थे तभी वहाँ पे प्रसाद आ जाते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं। सुकन्या की आवाज सुन के वो वहीं पे रुक जाते हैं और सुनने लगते हैं। मैं यहाँ पे सोचे जा रही हूँ कि कैसे ये जायदाद मेरे नाम पे हो और आप हो कि यहाँ पे बस बैठकर खाए जा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह चोरी करने की क्या जरूरत है? अपनी माँ से जाके पूछ लो। वैसे भी तुम्हारी माँ तुम्हारे ही तरफ है। ऐसे मामले में माँ तो क्या, अपने परछाई भी जो होती है ना उस पे भी भरोसा नहीं करनी चाहिए। वैसे भी पूरी जायदाद पिताजी के नाम पे है, ऊपर से पिताजी भूल जाते हैं भाई विदेश गया हुआ है। कुछ ना कुछ बहाने देकर हम पेपर पे साइन करा लेते हैं, फिर पूरी जायदाद मेरे नाम पे आराम से हो जाएगी। सुकन्या की ऐसी बातें सुन के प्रसाद को बड़ा गुस्सा आता है। वो सोचते हैं उस पर चिल्लाए, पर वो चाहते थे कि सुकन्या का असली रंग सबके सामने बाहर निकल आए। ये सब कुछ हुआ था बेटा। इस तरह प्रसाद पूरी बात खुल के बताते हैं। हमारी बेटी इस तरह से परिकल्पना कर सकती है, मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकती। कैसे करोगी शारदा, तुम्हारा माँ का मन है। तुम तो क्या, पृथ्वी की कोई भी माँ इस बात को नहीं पचा सकती है। लेकिन पिताजी, उसी वक्त आपको बहन को मुंह पे डांटना चाहिए था। मुंह से ही चिल्लाता, लेकिन क्या हो जाता, उस पे दया करते। पर मैं चाहता था कि अपनी बेटी को मैं सही शिक्षा दूं, इसीलिए मैंने वहाँ कुछ ना बोलकर सीधा अपने लॉयर दोस्त गुरु को जाके बोला। जब वो इस तरह से कह रहे थे, शारदा, रमेश, अनामिका, भव्या, हरीश सभी लोग सुन रहे थे। मेरी पूरी बातों को सुन के उसने कहा कि दादा के जायदाद में पोता का हक होता है, इसीलिए हरीश के नाम पे पूरी जायदाद मैंने लिख दिया। बिना देर किए हुए मैंने उसे कहा कागजात तैयार करने के लिए, फिर मैंने उस पे साइन कर दिया। इस तरह प्रसाद खुल के एक एक बात सभी को बताते हैं। फिर आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? बता देता तो बेटी के साथ तुम मिल जाती। आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? मेरे लिए बेटा और बेटी दोनों एक समान है, पर माँ की नजरों से देखेंगे तो बेटी को वो ज्यादा सपोर्ट करती है। जहाँ पे तुम्हें दिक्कत होती वो बात मैंने तुमसे नहीं कहा। हरीश के नाम पे पूरी जायदाद लिख के आपने बहुत अच्छा काम किया है पिताजी। अब आप ही बताइए पिताजी कि बहन को हम कैसे सबक सिखाएं? इस तरह पूछने पे प्रसाद सोचने लगते हैं। तभी सुदर्शन कार में बैठ के घर आते हैं। उसकी पत्नी उसके सामने हॉल में आके खड़ी हो जाती है और वो गुस्से से उसे देखता है। अनामिका के घर आप क्यों गए थे बताइए? हाँ अर्चना,
मैं अपनी बहन का घर गया था, उनके लिए राशन का सामान भी देकर आया हूँ और साथ में कुछ पैसे भी खर्च के लिए। तो अब बताओ क्या करना है। तो इसका मतलब क्या है? आप मेरे पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं मेरी? हाँ अर्चना, मैं कर रहा हूँ। अगर मेरी बहन चाह रही है कि घर का 2 हिस्सा हो जाए तो फिर व्यापार भी 2 हिस्से में बटेगा। ये कैसे संभव है? ये पूरी जायदाद तो पिताजी की है ना? पिता के संपत्ति में अब बेटियों का भी बराबर का हिस्सा है। कोर्ट का यही न्याय है। ये तो नहीं पता, पर दानवों की तरह व्यवहार करना पता है तुम्हें। ये सुनते ही अर्चना काफी घबरा जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, ऐसी हालत में उनसे लड़ाई करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैं लड़ने गई तो कहीं गुस्से के मारे आधी जायदाद जो इनकी है वो ले जाकर अनामिका के नाम पे ना लिख दे भगवान। अर्चना ये सारी बातें सोचकर बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रमेश अपने साथ अपने पिताजी को ऑटो में बैठाकर बैंक में ले जाता है। बैंक में जाकर बैंक से सारे कागजात को वो इकट्ठा करता है और उसी ऑटो में बैठकर लॉयर गुरु के पास वो जाता है। वहाँ टेबल के पास जाकर बैठते हैं। तुम्हारे पिताजी के मुंह से सुन के मैं तो आश्चर्य हो गया था, इसीलिए तुम्हारे पिताजी को मैंने ये सब करके रखने को कहा था। कल आपको एक बार मेरी बहन के घर पे चलना होगा। हाँ जरूर आऊंगा बेटा। फिर रमेश ऑटो में बैठकर पिताजी को साथ लेके घर लौट जाता है। वो दिन शांति से निकल जाता है। सुकन्या डाइनिंग टेबल के पास बैठी हुई थी और लेग पीस खा रही थी। अगले दिन रमेश, प्रसाद, शारदा, अनामिका और बच्चों को साथ लेकर लॉयर गुरु सुकन्या के घर जाते हैं। उन्हें देखने के बावजूद सुकन्या को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लॉयर को देखने के बाद मन ही मन उसे थोड़ी सी घबराहट होने लगी। फिर अंदर जाके सभी लोग बैठते हैं। देखो बेटा, तुम्हारे नाम पे ये जायदाद लिखने से पहले ही तुम्हारे पिताजी पूरी जायदाद हरीश के नाम पे लिख दिए थे, तो उन्होंने जो अभी लिखा है वो कोई काम का नहीं। इसीलिए इज्जत के साथ तुम लोग चुपचाप चले जाओ, नहीं तो पुलिस आएगी, तुम लोगों पे चीटिंग केस होगी और तुम्हें पकड़ के जेल लेकर जाएगी। ये सुनकर सुकन्या काफी डर जाती है और माँ पिताजी के पैर पकड़ लेती है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बाहर नहीं रह सकती और जेल में भी नहीं रह सकती। बस इस घर में एक छत मुझे दे दीजिए। पहले तुम उठो बेटा। इस तरह कहने पे सुकन्या उठती है। गुरु हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो जितना मेकअप लगा के महारानी बनी हो वो सब उतारो, काम वाली बनो, रसोइया बनो, तब इस घर में तुम्हें खाना मिलेगा। तुमने मेरी बहू को जितना सताया है, जितना परेशान किया है, उसके लिए अलग से तुम्हें माफी मांगनी होगी। नहीं नहीं माँ जी, वो मेरी ननद है, मुझे उनपे कोई नाराजगी नहीं है। उसके ऊपर बिल्कुल दया मत करो अनामिका। हरीश के पहले हमारा एक संतान था जिसको हमने खोया, बस मेरी बहन इस सुकन्या के लिए। कहते हुए रमेश की आंखें भर आती है। सभी का मन दुख से भर जाता है। बिना कुछ कहे सभी लोग वहाँ से एक एक करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उस दिन से सुकन्या एक साधारण सी साड़ी पहन के खाना पकाना, घर का सारा काम काज करने लगती है। फिर डाइनिंग टेबल के पास, अरे सुकन्या, डोसा में इतना नमक क्यों? माँ, पीसते वक्त शायद मुझे बहुत पसीना आया होगा। सुकन्या की ऐसी बातें सुन के शारदा कस के उसके गाल पे एक थप्पड़ लगाती है। सुकन्या पहले बहुत आश्चर्य होती है, फिर वो रोने लगती है। एक दिन जब बहू ने कहा था कि थोड़ा नमक हो गया है, उस दिन तुमने उसके साथ क्या किया था? अरे माँ जी, अभी ये सारी बातें करके क्या फायदा, आप ही बताइए। बहू, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम खाना खाओ। अनामिका चुपचाप अपना नाश्ता करने में लग जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। सुकन्या घर का काम काज, खाना पकाना, ये सब करने लगती है। एक दिन अनामिका पैसे ले आके सुकन्या को देती है। ये क्या है भाभी? मुझे नहीं पता सुकन्या, सासू माँ ने कहा तनख्वाह बोल के तुम्हें पैसे देने, इसीलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। मतलब आप लोग पूरी तरह से मुझे नौकरानी समझ लिया। सुकन्या, हमेशा याद रखना कि आशा हमें जीवित रखती है, लालच हमारी जान ले लेती है। तुमने खुद के परिवार को ठग के, उनसे पैसे लूट के खुश होना चाह रही थी, लेकिन देखो क्या हो गया। सुकन्या ये सब सुन के रोने लगती है। परेशान मत हो सुकन्या, अब तुम समझ गई ना, पैसे आसानी से नहीं मिलते और आसानी से मिलने वाले पैसे वो ज्यादा दिन टिकते नहीं। माफ कर दीजिए भाभी, मेरी गलती समझ में आ गई है। जाओ सुकन्या जाओ, अच्छी साड़ी पहन के आओ। जरूरत नहीं भाभी, यही साड़ी ठीक है। ये सब बातें हो ही रही थी, तभी सुदर्शन अर्चना को साथ लेकर वहाँ पर आते हैं।
माफ कर दो अनामिका, वो घर भी तुम्हारा ही है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। ननद सुकन्या के साथ साथ भाभी अर्चना में भी ऐसा परिवर्तन देखकर अनामिका मनी मन बहुत खुश होती है। जिस तरह सुकन्या और अर्चना पैसों की लालच में आकर सभी को ठगने की कोशिश की, अनामिका को सबके सामने बेइज्जती की, लेकिन अनामिका ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए सबको माफ कर दिया। सभी को प्यार से वो अपना लेती है। उस दिन से सभी लोग एक साथ मिलजुल के एक परिवार होके खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।